Hey everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will study our fourth subunit that is about early identification and intervention of the book Introduction to Disabilities. तो हमारी बुक चल रही है अभी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज, उसकी यूनिट 4 हम इस वीडियो के अंदर करेंगे अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। तो उसकी पहली सब यूनिट है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता क्या है, जैसे किसी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है तो एक टाइम पे उसको आइडेंटिफाई करना, उसे बोलेंगे हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि जैसे बच्चे को जितनी जल्दी मतलब कि डिसेबिलिटी हुई है उसको जल्दी से जल्दी पता लगाना कि हाँ उसको डिसेबिलिटी है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, पेरेंट्स, एजुकेटर, हेल्थ प्रोफेशनल और अदर अडल्ट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज developmental milestone in children and to understand the value of early intervention। early identification क्या होता है? पेरेंट, किसी माता पिता, एजुकेटर या जो किसी को पढ़ा रहा है वो बच्चा, मतलब बच्चे को पढ़ाने वाला इंसान, हेल्थ प्रोफेशनल या फिर कोई डॉक्टर वगैरह, और अदर अडल्ट एबिलिटी या फिर कोई भी एक अडल्ट कोई आदमी टू रिकॉग्नाइज डेवलपमेंटल माइलस्टोन, जो रिकॉग्नाइज कर सके, जो देख सके, समझ सके डेवलपमेंटल माइलस्टोन इन चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन के अंदर कि भाई इसके अंदर डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसको समझ पाना। टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अर्ली आइडेंटिटी इंटरवेंशन, और जो समझे कि भाई अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। मतलब किसी को कोई डिसेबिलिटी है, मतलब किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयर्ड है, उससे सुनाई नहीं देता है, तो एक माता पिता जैसे उसके खिलौने से खेल रहे कि बच्चा देखो देखो, और वो नहीं देख पा रहा है क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो एक एबिलिटी होना किसी इंसान के अंदर उस डिसेबिलिटी को पहचानने के लिए, और वो ये समझे कि जितनी जल्दी अर्ली आइडेंटिफिकेशन हुआ है उतनी जल्दी हम अर्ली इंटरवेंशन भी करें, उसका इलाज भी करें, उसको ठीक भी करें। तो ये आता है सारा अर्ली आइडेंटिफिकेशन के अंदर। जो अर्ली ईयर्स होते हैं, जैसे एक बेबी होता है वो पैदा होता है, तो उसके जो अर्ली ईयर्स होते हैं फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स, बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है। क्रिटिकल पीरियड क्यों होता है? डेवलप स्किल्स टू सक्सीड इन लाइफ, क्योंकि उस समय में सिर्फ वो बच्चा छोटा सा है कुछ, मतलब कि, लेकिन फिर भी उसका जो 2 साल है, बर्थ से लेकर 2 साल तक, बहुत जरूरी है उसे कुछ ऐसे स्किल्स सीखने के लिए जो उसे चाहिए अपनी आगे की लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो अर्ली ईयर्स के अंदर जो है, अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो बच्चे को आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, उस डिसेबिलिटी का आइडेंटिफिकेशन कि हाँ उस बच्चे को डिसेबिलिटी है, वो बहुत जरूरी है। नाउ नीड ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अब जरूरत क्या है अर्ली आइडेंटिफिकेशन की? हेल्प्स टू रिड्यूस फ्यूचर रिस्क, कि फ्यूचर रिस्क ना हो, कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे पहले जब कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि काश आप पहले ले आते तो ठीक हो जाता बच्चा। तो इस तरह की सिचुएशन ना आए, फ्यूचर का रिस्क ना बढ़े, ज्यादा रिस्क ना हो बच्चे को उस डिसेबिलिटी से, इसलिए जो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट, अब अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, बच्चे को हमें पता चल जाएगा कि इसे क्या क्या जरूरत है, इसकी वजह से उसे फिर उसका डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से होगा, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा, सोशल डेवलपमेंट भी होगा, कॉग्निटिव भी, और इमोशनल डेवलपमेंट अच्छी तरीके से, ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगी आइडेंटिफिकेशन। लेट्स टू अर्ली इंटरवेंशन, ये बोला जाता है कि जितनी जल्दी अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो उतनी ही जल्दी हमें अर्ली इंटरवेंशन भी करना चाहिए। क्या फायदा है ऐसे अर्ली आइडेंटिफिकेशन का जब इंटरवेंशन ही ना हो तो? कि हमें पता तो चल गया कि बच्चे को डिसेबिलिटी है, लेकिन हम उसका इलाज ही नहीं करा रहे, उसको ऐसे इट इज छोड़ रहे हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया है तो उसका अर्ली इंटरवेंशन भी करो, उसे जो उसकी जरूरत है उसको पूरा करो, उसके डेवलपमेंट जो चीजें हैं उनको समझो और उन्हें वो प्रोवाइड करो। हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक नीड ऑफ चिल्ड्रन, अब बच्चा डिसेबल्ड है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नीड भी होंगी, उस बच्चे को अलग अलग नीड चाहिए। जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उसे हियरिंग वो देना पड़ेगी, मशीन वगैरह, और विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसे ब्रेल स्क्रिप्ट से पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह की उसकी नीड्स को समझना बहुत जरूरी है अर्ली आइडेंटिफिकेशन से, जो हो जाता है कि भाई इस बच्चे को डिसेबिलिटी है, इसको ये नीड्स जरूरी है उसको सक्सीड करने के लिए, लाइफ के अंदर। टू कोप विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी से उभरने के लिए, मतलब कई बार डिसेबिलिटीज को उसका इफेक्ट जो है कम कर सकते हैं हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन से। टू अलाउ चिल्ड्रन टू लीड ए बेटर लाइफ, एक बच्चे को अच्छी जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है आइडेंटिफिकेशन। जैसे हमें पहले ही पता चल गया कि इसको भाई ये प्रॉब्लम है, तो फिर आगे फ्यूचर में उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे पहले से ही ऐसे अडेप्ट किया जाएगा सिचुएशन से, उसे
नीड्स उसको जो होंगी उसकी पूरी की जाएंगी, ताकि जो है अपनी आगे की लाइफ जो है वो अच्छे से बिता सके। Help in achieving better academic performance. अब जैसे उसकी नीड्स पूरी कर दी गई हैं डिसेबल पर्सन की, तो वो एकेडमिक्स में भी अच्छा ही करेगा, वो पढ़ेगा भी अच्छे से। हियरिंग इम्पेयर्ड में जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को जब तक कुछ सुनाई ही नहीं देगा तो क्या पढ़ेगा, तो लेकिन जब हम उसे ऐसी मशीन हियरिंग एड प्रोवाइड कर देंगे तो उसे सुनाई भी देगा, जिसकी वजह से वो एकेडमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। टू सपोर्ट हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट। अब डिसेबिलिटी है उसको, फिर हम उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसको, फिर हम जो है उसको उसकी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से होगी, जिसकी वजह से उसका ब्रेन भी अच्छे से डेवलप करेगा। टू रिड्यूस सोसाइटल कॉस्ट इन रेमेडिएशन, हेल्थ केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। सोसाइटल कॉस्ट को कम करना, इन रेमेडिएशन की रेमेडी प्रोवाइड करिए, सोसाइटी भी रेमेडीज प्रोवाइड करती है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज या मेंटल हेल्थ सर्विसेज, मतलब कि इनके अंदर कॉस्ट फिर कम लगेगी। पहले ही बच्चे को जब हम अडेप्ट करवा देंगे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, उसे पहले ही सारी नीड्स प्रोवाइड कर देंगे, तो इतनी जरूरत बाद में इतनी कॉस्ट उसे मतलब कि इतना पैसा नहीं होगा खर्च। तो ये सब थी नीड ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन की अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है। सो नाउ आवर सेकंड सब यूनिट इज स्क्रीनिंग एंड रेफरल। स्क्रीनिंग और रेफरल क्या होता है, ये सेकंड सब यूनिट है। स्क्रीनिंग क्या है? फर्स्ट स्टेप इन द असेसमेंट प्रोसेस। जो हमारा असेसमेंट प्रोसेस होता है उसके अंदर पहला स्टेप जो है वो है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है वैसे? इट इज अ फास्ट एफिशिएंट वे टू आइडेंटिफाई हु मे हैव डिसेबिलिटीज एंड शुड अंडरगो फर्दर टेस्टिंग। इसके अंदर क्या है? फास्ट है, बहुत जल्दी से होता है, एफिशिएंट वे है, बहुत ही अच्छा वे है, बहुत इससे अगर जो स्क्रीनिंग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। टू आइडेंटिफाई हु मे हैव डिसेबिलिटीज, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसको डिसेबिलिटी है और किसको नहीं है, मतलब एक तरह से पॉपुलेशन है उसको अलग करना कि किसको डिसेबिलिटी है और किसको नहीं है, किसको फर्दर असेसमेंट मतलब फर्दर असेसमेंट चाहिए और किसको नहीं चाहिए। एंड शुड अंडरगो फर्दर टेस्टिंग, किसका फर्दर टेस्ट करना है और किसका नहीं करना है। जैसे कि एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, टीचर ने टेस्ट किया कि भाई किसको कोई डिसेबिलिटी है और किसको नहीं है, और जिसको है उसको फर्दर टेस्ट के लिए भेज दिया और जिसको नहीं थी वो सिंपल वहीं रह गई। इस तरह की एक जो होगी स्क्रीनिंग होती है। टूल्स इजी टू एडमिनिस्टर। अब जो स्क्रीनिंग के टूल्स होते हैं वो इजी हैं संभालने के लिए, इजी यूज भी किए जा सकते हैं, इसलिए जो क्लासरूम टीचर्स हैं उन्हें ट्रेन किया जा सकता है स्क्रीनिंग को यूज करने के लिए। कई बार पेरेंट्स नहीं पहचान पाते हैं कि किस बच्चे को डिसेबिलिटी है, उनके बच्चे को डिसेबिलिटी है या नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि टूल्स कुछ ऐसे हैं स्क्रीनिंग के टूल्स जो कि बहुत इजी है समझना और उन्हें यूज करना। तो जो है जो टीचर्स हैं उनको समझा सकते हैं, क्योंकि टीचर के साथ ही 6 घंटे बच्चा बिताता है, तो टीचर जो है वो उसे देख सकती है, उसे समझ सकती है, और अगर उसे कोई टीचर को कोई दिक्कत लगती है तो उसका टेस्ट वो कर सकती है। उसे ट्रेन किया जा सकता है टीचर को स्क्रीनिंग करने के लिए। तो स्क्रीनिंग जो है फर्स्ट स्टेप है असेसमेंट के अंदर, ये देखना कि बच्चे को डिसेबिलिटी है या नहीं है तो उसे फर्दर असेसमेंट के लिए भेजना, नहीं है तो फिर ठीक है। सेकंड इज रेफरल। रेफरल क्या होता है? इनिशियल रिक्वेस्ट। एक इनिशियल रिक्वेस्ट होती है बाय टीचर्स और पेरेंट, या तो टीचर्स के द्वारा या फिर माता पिता के द्वारा। टू कंसीडर ए स्टूडेंट फॉर ए स्पेशल एजुकेशन इवैल्यूएशन, कि एक बच्चे को स्पेशल एजुकेशन इवैल्यूएशन के लिए भेजना, कि अगर किसी बच्चे को डिसेबिलिटी है तो उसे फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजना, जो रेफर करना, ऐसे बोलते कि रेफर किया है उस हॉस्पिटल के लिए, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, तो रेफर करना कि इसको प्रॉब्लम है, अब इसका फर्दर टेस्ट किया जाना चाहिए बच्चे को। तो इसके अंदर कुछ स्टेजेस होते हैं रेफरल के, या स्टेप्स की, स्टेप बाय स्टेप ऐसे परफॉर्म होता है। फर्स्ट इज क्लासरूम टीचर आइडेंटिफाई स्टूडेंट विद डिफिकल्टीज, कि पहले जो है क्लासरूम जो टीचर है पढ़ा रहा है क्लासरूम के अंदर, उसे आइडेंटिफाई करता है कि इस बच्चे को कोई ना कोई डिफिकल्टी है। जैसे एक बच्चा किसी का नाम बोल रहा है, वो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उस टीचर को लगेगा कि शायद इसे हियरिंग इम्पेयरमेंट में सुनने में प्रॉब्लम है, उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है। सीटी कैरीज आउट इनफॉर्मल असेसमेंट, फिर जो क्लासरूम टीचर होगी वो कैरी आउट करेगी, इनफॉर्मल असेसमेंट लेगी। कुछ जैसे हमने देखा था कि स्क्रीनिंग के टूल्स जो हैं टीचर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो जो टीचर है वो कुछ ऐसा टेस्ट लेगी इनफॉर्मल असेसमेंट। अगर भाई उसको टेस्ट में वो पास हो गया या जो उसकी जो क्राइटेरिया उसने फुलफिल कर दिया तो फिर ठीक है, वरना अगर नहीं होगा तो फिर वो टीचर कलेक्ट करेगी, फिर डाटा रिगार्डिंग, पहले डाटा कलेक्ट करेगी कि भाई बच्चे ने डाटा लिया है,
उसका जो टेस्ट हुआ है उसका डाटा कैसा है भाई, उसके टेस्ट में किस तरह का रिस्पॉन्स है उसको वो कलेक्ट करेगी एंड डूइंग एन एनालिसिस, और एक एनालिसिस करेगी कि भैया नॉर्मल बच्चा है या नहीं है, या मेरा शक ठीक है कि उसे डिसेबिलिटी है या नहीं है। फिर टीचर कंसल्ट करेगी स्कूल काउंसलर। फिर जो है टीचर जो डाटा आएगा उस एनालिसिस करने के बाद उसे पता चलेगा कि भाई बच्चे को डिफिकल्टी है, तो वो स्पेशल एजुकेटर टीचर जो होते हैं हर एक स्कूल के अंदर, स्पेशल एजुकेटर्स या स्कूल काउंसिल को कांटेक्ट करेगी, उससे बातें करेगी या करेगा फॉर फर्दर टेस्टिंग कि भाई इस बच्चे को फर्दर टेस्टिंग की जरूरत है या नहीं है, या है तो फिर कहाँ भेजा जाए वो कुछ बताएगा। स्टूडेंट रेफरल फॉर असेसमेंट, फिर स्टेप में क्या होगा, फिर जो स्कूल स्पेशल एजुकेटर टीचर है वो बताएगा कि भाई बच्चे को जरूरत है असेसमेंट की या नहीं, अगर उसने बता दिया तो उसे फिर असेसमेंट के लिए भेजा जाएगा एंड रिपोर्ट सॉल्व, और फिर उसकी रिपोर्ट जो है देखी जाएगी। जैसे कि बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट का भी मैंने एग्जांपल दिया था, उसको प्रॉब्लम है, टीचर ने टेस्ट लिया, उसके अंदर वो जो उसका क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो स्पेशल एजुकेटर के पास गई वो कि भाई बोला कि भाई बच्चे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो स्पेशल एजुकेटर ने बोला कि भाई ये वाला टेस्ट उसको कराना चाहिए, हियरिंग इम्पेयरमेंट। फिर उसके टेस्ट होगा कि कान में कितनी प्रॉब्लम है भी या नहीं है, किस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो इस तरह के टेस्ट जो होंगे। फिर इंटरप्रिटेशन होगा रिपोर्ट्स, फिर रिपोर्ट्स को देखा जाएगा कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है, इतने उसकी कान में इतनी प्रॉब्लम है या कैसे प्रॉब्लम, उसको देखा जाएगा एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, फिर उसके हिसाब से उसे जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, उसे सर्विसेज दी जाएंगी ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके और हियरिंग इम्पेयरमेंट उसके लाइफ के अंदर बाधा ना बने इतनी। तो ये दिस इज ऑल अबाउट स्क्रीनिंग एंड रेफरल, कि पहले उस बच्चे को देखना कि इसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर है तो उसे फिर आगे रेफर करना कि फर्दर असेसमेंट के लिए। सो हमारी थर्ड सब यूनिट है, थर्ड 4.3 क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी। अब पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, की भाई जो डिसेबल पर्सन होता है तो उसको कैसे अफेक्ट करते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट एंड द कम्युनिटी, या किसी बच्चे के अंदर भी कैसे करते हैं। Parents role affect child development in areas such as cognition, language and social skills। अब जो बच्चे का जो पेरेंट है वो उसके साथ जब उसके साथ बातें करता है या उसकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो वो जो है अफेक्ट करता है चाइल्ड का डेवलपमेंट, उसके विकास के अंदर जो है अफेक्ट करता है उसके विकास को इन एरिया सच एज कॉग्निशन, कॉग्निशन के अंदर, लैंग्वेज भाषा के अंदर भाई जैसे मम्मी पापा अगर हिंदी बोलते हैं बच्चा भी वही रहता है, मतलब मम्मी पापा के पास ज्यादातर रहता है तो मातृभाषा सीखता है, यानी अपनी हिंदी सीखेगा वो। एंड सोशल स्किल्स, और सोशल स्किल्स सीखेगा कि अगर बच्चा मतलब मम्मी पापा बच्चे का इंकरेज करते हैं कि बच्चा देखो नमस्ते करो आंटी को, ऐसे करो वैसे करो, तो मतलब सोशल स्किल्स में भी हेल्प करता है पेरेंट का रोल। ग्रेट इंपॉर्टेंस, और जो पेरेंट्स की रोल की जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एक अर्ली लाइफ के मतलब कि एक बच्चे के अर्ली लाइफ के अंदर बहुत जरूरत होती है पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की। डिफरेंट फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड सोसाइटी टू सोसाइटी। अब जो पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट्स का जो रोल है एक बच्चे की लाइफ के अंदर, वो कल्चर से कल्चर में डिफरेंट करता है कि किसी कल्चर में कैसा होगा, किसी कल्चर में कैसा होगा, और सोसाइटी टू सोसाइटी भी जो है डिफर करता है, अलग अलग होता है। इन्फ्लुएंस द एकेडमिक परफॉर्मेंस, और जो पेरेंट का रोल है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। कैसे, जैसे अगर बच्चा मतलब माँ बाप पढ़े लिखे हैं और वो बच्चे को पढ़ाते हैं, उसे एनकरेज करते हैं कि बच्चा पढ़ो, ऐसे करो, लाओ मुझे दिखाओ, तो इस तरह की मिलाओ मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें, तो इस तरह की अगर बातें होती हैं तो बच्चा जो है एकेडमिक्स में अच्छा करेगा। या फिर बच्चा मम्मी पापा नहीं पढ़े हुए हैं फिर भी वो बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं, तो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन अगर वो खुद पढ़े लिखे नहीं है या उनकी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि भाई एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा एकेडमिक परफॉर्मेंस को। पेरेंटल एक्सपेक्टेशन ग्रेटर इम्पैक्ट, अब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस का भी बहुत इम्पैक्ट होता है एक बच्चे के ऊपर। कैसे, अगर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं और बच्चा अगर फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर। या फिर अगर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस ही ना हो कि कुछ नहीं कर सकता तू, तो ये सब वो सब डिसेबल्ड बच्चा है कुछ करेगा तो ठीक है, वो भी नेगेटिवली अफेक्ट करेंगी। लेकिन अगर पेरेंट की एक्सपेक्टेशन सच्ची होंगी, वो बच्चे को इंस्पायर करेंगे कि भाई हाँ मुझे अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, तो फिर वो उसको पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे।
लेवल वैराई अमंग पेरेंट्स, जो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट का लेवल है वो वैराई करता है पेरेंट्स के अंदर भी, कि किसी उसके अंदर मदर का ज्यादा होगा इन्वॉल्वमेंट या किसी के अंदर पापा का ज्यादा होगा। अगर मोस्टली यहाँ इंडियंस में जो मोस्टली जो है मदर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। मदर जो है हाउसवाइफ होती है मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग कि ज्यादा कि हर उसी के अंदर, किसी के अंदर पापा का रोल भी ज्यादा होता है, तो मदर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज कैसे हो सकती हैं, जैसे कि बच्चा स्कूल से आ रहा है, उसे स्कूल से छोड़ के आना है, या स्कूल में उसके साथ उससे पूछना कि बच्चा स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ, टीचर ने कैसे पढ़ाया, उससे बातें करना, उसको उसके साथ खेलना और उसको पार्क में लेके जाना, या उसको और सोशल स्किल्स सिखाना, उसको ट्यूशन वगैरह दिलवाना, स्कूल लेके जाना। तो इस तरह के जो है पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट के अंदर पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज होती हैं। कैटेगराइज्ड इनटू 4 ब्रॉड स्ट्रैंड्स। अब जो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है उसे 4 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। पेरेंट इन्वॉल्वमेंट इन चाइल्ड स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज। कई बार जो है स्कूल के टीचर्स भी बोलते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जो है बच्चे के साथ इंटरेक्ट करो, तो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज के अंदर जो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसके होमवर्क में उसे हेल्प कराना या किसी और काम में उसकी हेल्प कराना, कोई मैम ने कुछ होमवर्क दिया है या कोई आर्ट है या कोई ऐसी कई बार प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और कई बार प्रोग्राम्स भी स्कूल्स के अंदर किए जाते हैं जिसके अंदर बच्चे और मम्मी पापा एक साथ जो है कुछ काम करते हैं। पेरेंट इन्वॉल्वमेंट इन होम बेस्ड एक्टिविटीज। सेकंड है होम बेस्ड एक्टिविटीज के अंदर, घर पे है बच्चा तो उसे उसके साथ खेलना या उससे बातें करना, तो ये सारी हो गई